चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। चलिए राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को राधे राधे, जय माँ सरस्वती, राम राम, गुड इवनिंग, हर हर महादेव। चलिए जय महाकाल, हर हर शंभु, राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है कि मिल पा रही है? आप सभी को मिल पा रही तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, जय श्री राम, जय महाकाल। चलिए मिल पा रही है तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर होगा और इसके बाद हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी आपके होते हैं। चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। चलिए बताना है कि ब्रज भाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए और इस क्वेश्चन का जवाब देखा जाए तो आप सभी के आना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में से क्वेश्चन ढेर सारे आपके आए थे, है ना। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके डेली लिए जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा आई है कहाँ से, तो आप कहेंगे सर सौर सेनी अपभ्रंश से आई है। इसका जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा। मगधी जो आपकी है वो बिहारी हिंदी है ना। मगधी जो आपकी है वो बिहारी हिंदी में आती है, और अर्धमिगधी जो आपकी है वो आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस भाषा से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस भाषा से हुआ है। अब ये क्वेश्चन तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं खड़ी बोली जो आपकी है वो आपकी किस में आती है, तो पश्चिमी हिंदी में, और पश्चिमी हिंदी जो आपकी आती है वो आपकी अपभ्रंश से है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था, है ना। अब ये किस मॉडल पेपर या किस सेट में आया था या किस पाली में आया था याद नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन आया था कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। चलिए यहाँ पर बताना है काशिका की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए काशिका की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो राइट हो जाएगा। कौन सी नंबर है? ये जो काशी है, काशी को ही वाराणसी कहते हैं, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। अर्थात वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। और काशिका बोली भोजपुरी का ही एक रूप है, याद रखिए। जो काशिका बोली है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भोजपुरी का ही एक रूप है ना। भोजपुरी का ही एक रूप है, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो हिंदी, उर्दू और भोजपुरी के शब्द आपके मिलते हैं। जो काशिका है इसमें हिंदी के भी शब्द मिलते हैं, उर्दू के भी शब्द मिलते हैं और भोजपुरी के भी शब्द मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि आपके इनमें से है कौन। तो मैथिली बोली की अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है ना, जो आपके एग्जामों में से आए थे। शायद 2 पालियों में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था। तो मैथिली बोली जो आपका है याद रखिएगा ये आपके विद्यापति का है। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो मानते हैं वो किसको मानते हैं, यहाँ पर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है, और इस 5 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन इस वीडियो में चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आप लोग ज़बरदस्ती आंसर देने लगते हैं। लेकिन हमने कहा कि कुछ शब्द है जिसको ध्यान देना है। हमने कहा कि सर जी यहाँ पर सार्थक दिया गया है, और जब सार्थक दिया होता है, सार्थक मतलब होता है अर्थ के साथ, अर्थ के साथ। और अर्थ तभी निकलेगा जब क्या होगा, यहाँ पर जब होगा कोई शब्द, है ना। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर का क्या है तो आपका वर्ण हो जाएगा, है ना। तो इसमें से कोई अर्थ तो आपका निकलेगा नहीं। लेकिन अगर यहीं पर हम नाम कर दिया जाए, किसी का नाम रख देते हैं, कमल रख देते, तो ये क्या हो गया, शब्द है। तो शब्द का मतलब हो गया कि इसका अर्थ निकलेगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका शब्द बनेगा, ना कि वर्ण बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सार्थक नहीं होता तो फिर आप लोग वर्ण या अक्षर लगा सकते थे। क्लियर है? ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए आज के बाद। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। चलिए लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, और 6 की बात करते हैं तो जब क्रमबद्ध दे दे तो आपको वर्णमाला लगाना है। क्या? जब क्रमबद्ध दे दे तो आपको वर्णमाला लगाना है। लेकिन अगर क्रमबद्ध ना दिया हो तब क्या कहेंगे। क्रमबद्ध ना दिया हो और वर्णमाला हो तो भैया याद रखिए यहाँ पर लिपि चिन्हों के समूह को कहते हैं वर्ण समूह कहते हैं। याद रखिए, हमारी बात को समझने का प्रयास करिए कि अगर लिपि चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं तो वर्ण समूह कहते हैं। लेकिन अगर क्रमबद्ध को बोल दिया जाए तो ये वर्णमाला होते हैं। जैसे मान लीजिए का दिया गया है, यहाँ पर टा दिया गया है, यहाँ पर चा दिया गया है, तो ये क्रम है। का के बाद टा ही आएगा, है ना। मतलब चा आएगा, फिर आपका टा आएगा। अगर यहाँ पर ये वाले देखा जाए तो ये क्या है,
का दिया है, फिर टा दिया है, चा दिया है, तो ये क्या है, वर्ण समूह है। लेकिन अगर इसको अरेंज किया जाए, का हो जाएगा, इसके बाद चा आएगा, इसके बाद टा आएगा, इसके बाद ता आएगा, है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, तो ये आपका वर्णमाला है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आपका आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जयचंदो दिया है, तो आपका व्यक्तिवाचक पर्सनल एक की बात नहीं हो रही है, समूहवाचक है नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके जातिवाचक में है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ये पर्सनल किसी व्यक्ति का नाम ना होकर ये विश्वासघाती व्यक्तियों की बोधक करा रहा है। समझिए हमारी बात को कि ये पर्सनल हम नाम नहीं दे रहे हैं। जयचंदो का मतलब होता है विश्वासघात, इसका अर्थ होता है विश्वासघाती। जो लोग विश्वासघात करते हैं उनको जयचंद कहते हैं, क्योंकि जयचंद ने विश्वासघात किया था, तो इसलिए यहाँ पर विश्वासघात है। यहाँ पर क्या है, तो ये जाति को दर्शा दिया, इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, ठीक है। चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। अब आप बताइए कवि शब्द जो दिया है वो आपकी कैसी संज्ञा है। किसी पर्सनल एक की तो बात नहीं कह रहा है कि यहाँ पर अनूप की बात कह रहा है, सौरभ की बात कह रहा है, या राहुल की बात कह रहा है, ये कवि की बात कह रहा है। किसी एक की बात तो नहीं कह रहा है कि राहुल यहाँ पर कवि है या अनूप कवि है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये क्या व्यक्तिवाचक नहीं होगा, यहाँ पर कवि जो दिया गया है वो होगा क्या, तो आप कहेंगे सर ये जातिवाचक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कवि शब्द का बहुवचन क्या होता है, ये बताइएगा कि कवि शब्द का जो बहुवचन बनता है वो क्या होता है, बताइएगा कवि शब्द का बहुवचन जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कवि शब्द का होता है कविवृंद, क्या लगाते हैं, कविवृंद लगाते हैं। इस बात को भी याद रखिए, कविवृंद शब्द लगाकर इसको बहुवचन लगा दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी पुल्लिंग की बात किया है, तो आप कहेंगे सर पुल्लिंग, हमने कहा था कि जब पुल्लिंग दिया हो या स्त्रीलिंग दिया हो तो सिंपल सी बात है कि आपको बताना है कि कैसा और कैसी, है ना, कैसा और कैसी। जैसे यहाँ पर आशा कैसी है ना, यहाँ पर आज्ञा कैसी है, गरिमा कैसी है, सागर कैसा है और कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये हो गया आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया गया है सरसों दिया गया है, मकई दिया है, सारस दिया है और मूंग दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सारस, ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर सारस वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुस्तक रखी है वाक्य में वचन कौन सा है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन दिया गया है, और अगर बात किया गया है कि भाई रखी है मतलब यहाँ पर पुस्तक तो एक ही है, क्योंकि पुस्तक का बहुवचन क्या होता है, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए पुस्तक शब्द जो दिया है वो आपका एक वचन में है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। यहाँ पर देखो आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का अगर बहुवचन बनाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पर बताना है। आक्रांत शब्द जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया गाय, है ना, क्या कर दिया, गाय कर दिया, या यहाँ पर हमने यहाँ पर रात लिख दिया, क्या लिख दिया, रात लिख दिया। अब आपको अगर बहुवचन बनाने के लिए बोल दिया जाए तो इन आक्रांत शब्दों को बहुवचन क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर इनमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी बिंदी होती है ना, जो आपका अनुस्वर होता है, तो अनुस्वर के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐ लगा सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर गायें हो गया या रातें हो गया, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो 12 नंबर में वो ऑप्शन सी अंत्य स्वर के बदले यहाँ पर जो आपका ऐ है वो लगाकर इसका बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं यहाँ पर बताना है। छोटी, है ना, बोलते हैं ना ऊंची दुकान का फीका पकवान। अपना चैनल छोटा है लेकिन याद रखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सिलेक्टेड होते हैं। पेपर मॉडल पेपर लगाइए या एग्जाम का पेपर लगाइएगा, आपको बिल्कुल से एहसास नहीं होगा कि हम मॉडल पेपर लगा रहे हैं या एग्जाम का पेपर लगा रहे हैं, सेम टू सेम आपको मिलेगा। जो दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे सर पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो आपके 3 होते हैं, है ना, 3 होते हैं, जो कि हमने आपको बताया कि भैया एक तो मध्यम पुरुष हो जाता है, फिर आपका यहाँ पर उत्तम पुरुष होता है और एक होता है अन्य पुरुष होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आप घर पर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद आपका है क्या, ये बताइए इसका आंसर क्या है। आपसे कह रहा है क्या आप घर भी जाएंगे, यहाँ पर कह रहा है रेखांकित में शब्द क्या है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर दिया है कि क्या आप भी घर जाएंगे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक है लेकिन यहाँ पर कोई प्रश्नवाचक नहीं है, तो इसमें से तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप जो आपका है क्या संज्ञा है,
या विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया है तो क्रिया होगी नहीं, संज्ञा होगी नहीं, तो आप कहेंगे ये सर होता है सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, तो वाक्य में जो सुहावना है किसका मतलब परिचायक बता रहा है, इसका आंसर आपका है क्या। चलिए, तो देखो यहाँ पर दिया गया मौसम आज कुछ सुहावना सा है, तो सुहावना क्या है, सुहावना बता रहे हैं कि भैया बड़ा अच्छा दिन है ना, बोलोगे नहीं कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है ना, अच्छी हवा चल रही है, गर्मी नहीं है, तो ये क्या है, उसका गुण है। सुहावना क्या हो गया, गुण हो गया, और जब गुण हो गया तो आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को आपको पहचानना है। यहाँ पर जो आपका विशेषण है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि भैया यहाँ पर जो विशेषण है वो आपका है क्या। मजहब दिया है, नैतिक दिया है, पीड़ा दिया है और अज्ञान दिया गया है। अब आपका आंसर इनमें से है क्या। तो जितने लोग यहाँ पर क्लास में बातें कर रहे थे उन सबकी जवाब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 16 में से आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर देखिए भैया आपसे मजहब है ना, ये तो शब्द कोई बना बनाया है नहीं है। मजहब, मैं किस मजहब से हूँ, है ना, तो आप कहेंगे ये तो शब्द आपका होगा नहीं। पीड़ा शब्द आपका है नहीं है, यहाँ पर अज्ञान शब्द है नहीं है, तो आप कहेंगे सर नैतिक शब्द ये क्या है, किसी व्यक्ति की गुण है कि आपके अंदर नैतिक गुण कैसे हैं, या आप बचपन से ही इस प्रकार से बातें करते थे या अब क्लास में आप बातें करने लगे हैं, आपके अंदर नैतिकता कितनी झलक रही वो हमको भी दिख रहा है और सबको दिखता है। तो नैतिक क्या है, गुण है, और ये गुण प्यार वाले भी हो सकते हैं, अर्थात समझ सकते हैं नैतिक जो गुण है ये अच्छा भी गुण होगा और एक नैतिक बुरा में भी हम ले जाएंगे, तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अर्थात ये नैतिक क्या है, गुण है, और गुण होते हैं क्या, तो आपकी विशेषण, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है, इसमें से आपसे क्रिया पूछा गया है। तो भाई सोने में कोई खर्चा होता है क्या, क्यों भाई, सोने में भी कोई खर्च होता है कि सो जाओ आराम से पैसा बचेंगे और क्या है ना, आपको मेहनत लगेगी। तो आप कहेंगे जब खर्च नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि राम क्या करता है, तो भाई सो रहा है। लेकिन क्या सोता है, क्या सोता है आपको नहीं पता है क्या सोता है, इसका मतलब आपका आंसर हो गया अकर्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि भैया गेहूं पिसवाता है, तो भाई क्या पिसवाता है, आप कहेंगे गेहूं पिसवा रहा है। क्या लिखता है भैया, आप कहेंगे निबंध लिख रहा है ना। अब आपके पास दिमाग में ये बात आ रही है कि बरसना क्या है और आपका रुलाना क्या है, दोनों में से आपको दिख रहा है रुलाना भी अकर्मक क्रिया है और बरसना भी आपकी कर्मक क्रिया है। याद रखिए अगर कोई बरस रहा है, बरसना हो गया, या जैसे चांद चमक रहा है, आकाश में चमक रहा है, या कहीं भी चमकना शब्द हो गया, ये भी क्या हो गया, कर्मक क्रिया है। अब ऐसी स्थिति में हम ए लगा दी या डी लगा दीजिए, ये देखिए। अब इसको कैसे समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है क्या रुलाता है, तो भाई मोहन को रुला रहा है, यहाँ पर देखो ये कर्म का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर बरसना ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर यह कर्मक है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आप ए लगाइए, ज़्यादा बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में से पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता आपकी कौन रखता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है सबसे कम योग्यता कौन रखता है, ये बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता जो रख रहा है वो कौन रख रहा है। आंसर क्या लगाइएगा। यहाँ पर देखो दशरथ के पुत्र कौन है, राम है ना। यहाँ पर राम ने रावण को मारा, तो आप कहेंगे सर राम ने है, रावण है, अब यहाँ पर पुत्र के साथ राम लगा है। अब यहाँ पर जो आंसर दिया गया है दशरथ, तो दशरथ वाले में से कम योग्यता है। हम ये नहीं कह रहे कि है ही नहीं है, लेकिन योग्यता जो आपकी दी गई है कहीं ना कहीं देखो पुत्र के साथ तो लगा नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये दशरथ के साथ जरूर लगा है। लेकिन राम ने रावण को मारा, यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस हुआ राम ने रावण को मारा, लेकिन बात कह रहा दशरथ के पुत्र, तो ये सबसे कम योग्यता रख रहा है कौन, ऑप्शन सी वाला रख रहा है, याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि सबसे कम योग्यता है तो आपकी दशरथ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राम ने और रावण को इसके साथ तो आपकी बन रही है। ठीक है, क्लियर है, दशरथ के बेटा है ना, राम है, तो सीधी बात है कि जब दशरथ के बेटा राम है तो राम पर फोकस करना है, दशरथ पे नहीं करना है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर दिया है उसने उसे छल से पराजित किया। अब यहाँ पर कह रहा है कारक कौन सा है, उसने उसे छल से पराजित किया, वाक्य में छल शब्द में से कौन सा कारक है, यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या है। तो
तो आप कहेंगे सर छल से, है ना, छल से, और से मतलब हो गया करण से, क्या हो गया, करण से, करण से है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। वाक्य का सही काल आपको पहचानना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, यहाँ पर बताइएगा। तो देखो यहाँ पर कह रहा है दीपा पौधों को पानी दे रही थी, है ना, दे रही थी, दे रही है की बात तो नहीं कह रहा है, यहाँ पर थी की बात कह रहा है, इसका मतलब भूत की बात कह रहा है, और भूत की बात कह रहा है, तो आप कहेंगे सर ये अभी क्रिया पूरी हुई नहीं लग रही है, पूरी हुई नहीं लग रही, मतलब ये अपूर्ण भूतकाल हो गया है। अगर ये होता दीपा ने पौधों को पानी दिया, है ना, अगर क्रिया पास की होती कि भाई अभी अभी दिया तो आसन होता, लेकिन अगर दीपा पौधों को पानी दे चुकी थी, है ना, तो यहाँ पर हम कहते हैं ये पूर्ण हो गया है, संदिग्ध की कोई बात ही हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या है, यहाँ पर बताना है सीता सो रही थी, वाक्य में से काल कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सीता सो रही थी, अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये भी क्रिया है अपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि सीता सो चुकी है या हो पहले, है ना, तो ये भी क्रिया क्या है आपकी हो रही है, तो इसको ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और थी दिया है, इसका मतलब है कि भूत में ही आपको जाना है, ठीक है। जब आपको कुछ ना पता चले तब आपको सामान्य लगाना है, सिंपल सी बात है, जब आपको कुछ ना पता चले तब आपको सामान्य लगाना है, क्योंकि ना पूर्ण वाले में पता चल जाएगा, अपूर्ण में भी पता चलेगा, आसन में भी पता चलेगा, लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा जब आपको नहीं पता चलेगा कि नहीं हाँ ये क्रिया है क्या, तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, उसको लगा देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य जो होता है वो आपका है क्या, चलिए यहाँ पर देखिए भाववाच्य दिया है और 23 नंबर की बात करते हैं, तो भाववाच्य इनमें से है कौन, यहाँ पर देखा जाए तो भाववाच्य में से क्या बनेगा। देखो दिया है मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर खाया है, लेकिन देखो चला नहीं जाता है, चलना क्या है, अकर्मक क्रिया है। हमने कहा अकर्मक क्रिया दिया गया हो और अकर्मक क्रिया के साथ अगर निगेटिव दिया गया हो तो आंसर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर। ऐसा नहीं है कि निगेटिव लगा हो तो सही हो सकता है, ठीक है, हमारी बात को समझिए कि ऐसा नहीं है कि निगेटिव लगा हो तभी आपका आंसर मान्य होगा, ऐसा नहीं है। ये जो लोग सोचते हों तो ये बिल्कुल तरीके से असत्य है कि अगर निगेटिव लिखा है तो अकर्मक कर दोगे, नहीं, याद रखिए क्रिया भी अकर्मक होना चाहिए और अकर्मक क्रिया के साथ निगेटिव होगा तभी हम कहेंगे सर ये भाववाच्य है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से भाववाच्य का चयन करना है। अब आप लोग बताइएगा भाववाच्य में से है क्या। चलिए यहाँ पर दिया है, इसका आंसर क्या है, तो वह रोती है स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा खाई गई थी, वह कौन है, उन लोगों से खेला नहीं जाता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो डी नंबर राइट हो जाएगा, खेला जा रहा है, अर्थात यहाँ पर समझ में आ गया डी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय क्या है। हमने कहा अव्यय मतलब होता है कि अगर इस सेंटेंस से इस ऐसे शब्द को निकाल लिया जाए जिसमें कोई परिवर्तन ना पड़े, क्या कोई परिवर्तन ना पड़े, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भैया यहाँ पर दिया है मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो हमने कहा सर अगर वहाँ शब्द को हटा ले, मैं होकर आया हूँ, मैं होकर आया हूँ, तो ये इस तरह शब्द क्या है, वहाँ ही तो लग रहा है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका भी हो जाएगा, मैं वहाँ होकर आया हूँ। अगर कुछ देर के लिए वहाँ को हटा दें तो भी हम कहेंगे मैं होकर आया हूँ, ये अपने मान से समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं तो गया होगा, तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा। समझ में आ गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से अव्यय कौन सा है। अव्यय कौन सा है यहाँ पर बताना है, जिसका हम नाम परिवर्तन न करें, जिसमें किसी प्रकार का व्यय ना हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 26 नंबर में ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर किसी चीज़ का उत्तर है, जापान है, कृष्णा है, लेकिन ठीक ये शब्द आपका नहीं है और सब ठीक ठाक है, तो आप कहेंगे सर जो ठीक जो दिया है वो आपका क्या है, अव्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ठीक है, दूर है, अचानक है, फिर है, नहीं, ये शब्द आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम दिया गया है। जहाँ भी चांद की बिंदी लग जाए वो आपका तद्भव होता है, ये तो आपका हो नहीं सकता है। केला का कदली होता है, हो नहीं सकता है। मछली का मत्स्य होता है, हो नहीं सकता है। तो आप कहेंगे सर आधा अक्षर लगा है। और आपके ट्रिक के अनुसार से देखा जाए, जब भी कभी ऑप्शन में आपको दिमाग काम न करे और ऑप्शन में यहाँ पर आधा अक्षर दिया हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा अमूल्य। अमूल्य जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? इसका तद्भव होता है अमोल। क्या होता है? अमोल जो होता है वो आपका तद्भव होता है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। चलिए बताना है कि कौन सा शब्द आपका तत्सम है। 28 नंबर दिया है और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका है क्या, बताइएगा सभी लोग। यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए, हमेशा तो हम लोग स्पीड में ही पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम थोड़ा पास में आ जाए और बच्चे थोड़ा नए जुड़े, है ना, जिनको ये ज्ञान नहीं है, यहाँ पर हाई स्कूल इंटर करके यहाँ पर लोग आए हैं, तो भैया उसके हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी अपनी स्पीड को हमने कम किया है ताकि आपको थोड़ा समझ ज़्यादा आए, है ना। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन लिए, नहीं तो कोई प्रैक्टिस सेट उठाते और हवा में
चले जाते। देखो दिया है कौन शब्द आपका तत्सम है, और तत्सम की बात करते हैं। जब भी कभी तत्सम पूछा जाए तो यहाँ पर जब क्या होता है, रा हमने कहा चाहे ऊपर लगा हो, चाहे रा नीचे लगा हो, चाहे कृष्णा वाला लगा हो, बस आंख मूंद कर आंसर लगा देना अग्र, और अग्र जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अमृत का पर्यायवाची है क्या। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है यहाँ पर देना है, तो आप कहेंगे सर अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, पीयूष होता है। ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, पीयूष होता है, सुधा होता है, अमी होता है, सोम होता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ए हो जाएगा। वसन मतलब होता है कपड़ा होता है, वसन मतलब कपड़ा हो जाएगा। पावक मतलब अग्नि होता है, निकेतन मतलब घर होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अनुपम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। अनुपम शब्द, अनुपम जो कहा जाता है वो कहा जाता है, देखो अतुल है ना, अपूर्व, अनोखा है ना, जो बोलते हैं अनोखा है बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं अनुपम। अतुल बोलते हैं, अपूर्व बोलते हैं, अनोखा बोलते हैं। अनिल मतलब क्या होता है, अनिल और अनल, अनिल और अनल ये आपके होते हैं। एक शब्द आपने पढ़ा होगा अनिल और एक शब्द आपने पढ़ा है अनल। तो भैया अनल मतलब अग्नि होता है और अनिल मतलब आपकी हवा होती है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है अभिज्ञ का विलोम बताइएगा। अब बताइए अभिज्ञ का विलोम क्या है। अभिज्ञ का विलोम पूछा गया और अभिज्ञ का विलोम है क्या। चलिए भैया जल्दी से बताइएगा अभिज्ञ का विलोम है क्या। यहाँ पर आप कहेंगे सर अभिज्ञ, यहाँ पर जल्दी से बताइए अभिज्ञ जो दिया है इसका आंसर क्या होगा। तो कहेंगे अभिज्ञ हो गया अज्ञ है ना। यहाँ पर जो अभिज्ञ शब्द का विलोम होता है अज्ञ, तो यहाँ पर जैसे विज्ञ है और प्रज्ञ है ना, ये सब इसके विलोम होते हैं। तो आंसर नंबर आपका ए बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अज्ञ का विलोम क्या होता है। अब देखिए अज्ञ का विलोम क्या है, तो साथ में ये आ गया है। आप कहेंगे अज्ञ का विज्ञ होता है ना। अज्ञ मतलब जो जानकार नहीं होता, कुछ नहीं जानता है, उसको अज्ञ बोलते हैं, और जो जानकार होता है उसको विज्ञ कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर हो गया, ए नंबर हो गया है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द आपका नहीं है। कोकिला का समानार्थी शब्द आपका नहीं है। कोकिला कहा जाता है किसको कहते हैं, तो कोकिला कहते हैं पिक को कहते हैं, कोयल को कहते हैं, श्यामा कहते हैं। अर्थात जो कोयल होती है उसको पिक भी कहते हैं, कोयल भी कहते हैं, श्यामा कहते हैं, लेकिन मधुकरी नहीं कहते हैं। मधुकरी के दो अर्थ होते हैं। मधुकरी के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो आपको होता है भिक्षा है ना, मधुकरी का मतलब एक अर्थ होता है भिक्षा होता है, और एक दूसरा अर्थ होता है भ्रमरी। क्या बोलते हैं, भ्रमर जैसे होता है ना, तो भ्रमरी। इसके दो अर्थ आपके निकलते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी है क्या। केहरी किसे कहते हैं, केहरी जो कहते हैं वो किसको कहते हैं। तो भैया केहरी जो कहते हैं वो आपके सिंह को कहते हैं है ना, सिंह को कहते हैं। और सिंह को कहते हैं तो आप कहेंगे सर इसको बोल देंगे केसरी कह देंगे। ठीक है, तो केहरी शब्द का समानार्थी केहरी होता है, केसरी होता है, और सिंह भी होता है। याद रखिए, इसको ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कि अनुभाव किसे कहते हैं और अनुभाव किसे कहा जाता है। तो अनुभाव मतलब होता है जिसके हृदय में भाव जागृत हो, या जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो, या आश्रय की जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 35 नंबर में, वो आपका हो जाएगा सी नंबर है। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को कहा जाता है अनुभाव कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अर्थात जो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, याद रखिएगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं जो विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर की ओर प्रकाशित कर देते हैं उनको कहते हैं अनुभाव। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं, अतिथि। और जिसको बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं अनाहूत है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का अर्थ आपका है क्या। अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का अर्थ आपका है क्या। तो भैया अंधा अगर ऊपर दिया है तो इसका मतलब अंधा वाला ऑप्शन तो होगा नहीं है ना, हमने बताया, क्योंकि आपसे पूछ रहा है अर्थ पूछ रहा है। अब आप सोचो जो ऊपर लिखा है वही नीचे कर दें, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अंधा इसको भी आप हटा दीजिए है ना। दिया है ना समझ को उपदेश देना या ना समझ को रोशनी देना, तो रोशनी भी आपको नहीं दिखाना है। तो याद रखिए यहाँ पर ना समझ को उपदेश देना, उसको ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। जैसे हम क्लास में समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना समझ हैं जिनको समझ में आता ही नहीं है ना। लेकिन जब टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं या एग्जाम देने आते हैं तो कहते हैं यार तैयारी तो मैंने बहुत किया था, मैंने देव सर की सभी क्लासें देखा है, लेकिन एग्जाम में मैं कुछ कर नहीं पाया। क्यों, क्योंकि आपने क्लास में वो चीज़ नहीं ग्रहण किया, आपने क्लास में सिर्फ बातों को ग्रहण किया है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंडे का शहजादा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अंडे का शहजादा मतलब होता है क्या, तो भैया कमजोर व्यक्ति नहीं होगा, चालाक नहीं होगा, अनुभवी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। क्या बोलेंगे, अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति है। आज से जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है उपत्यका का अर्थ क्या होता है। उपत्यका का अर्थ इनमें से क्या होता है बताना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा उपत्यका का अर्थ, जो अभी नहीं संभला वो कभी नहीं संभलेगा, और आने वाले 5 साल के बाद आपको सब रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो दिया है उपत्यका का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे सर उपत्यका का मतलब होता है पर्वत का शिखर होता है,
या सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखो प्राणियों को पेट का अंग नहीं होगा, पर्वत का शिखर नहीं है, आप कहेंगे पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसे उपत्यका कहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये बोलता कि पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि जो आपकी होती है उसे अधित्यका कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधित्यका कहते हैं, अधित्यका बोलते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि ओटना और औटना का अर्थ इनमें से क्या होता है, इसका बताइएगा। चलिए, ओटना दिया है और औटना का अर्थ इनमें से है क्या? अगर लोगों को इतनी बात हमारी इतनी जल्दी लग जाए तो फिर क्या बात है, इतनी जल्दी लग ही नहीं सकती है, क्योंकि जब लोगों का दिल पत्थर बन जाए तो उस पत्थर को पाषाण बनाने में थोड़ा समय लगता है। देखो दिया है ओटना दिया है और औटना दिया है। यहाँ पर आंसर की अगर बात करते हैं तो ओटना मतलब क्या होता है ये बताइएगा। चलिए, ओटना मतलब अपनी लैंग्वेज में हम कहें तो जैसे क्या होता है, हाँ उदाहरण देखा जाए, जैसे आप लोग चावल नहीं बीनते हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे, जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां जो होती हैं वो चावल में बिना करती हैं ना, कुछ क्या घुन वगैरह, घुन क्या है जो भी निकालते हैं हम नहीं जानते हैं, तो चावल को जब बिना करती हैं उसी को बोलते हैं बिलौने अलग करना। ठीक है। और औंटना मतलब होता है खोवा को औंटना। ये दोनों ही कार्य जो हैं वो आपकी क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, बिलौने अलग करना और खौलाना। ये आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग आपका है कौन? बताइएगा। निस्सहाय में पूछा गया है और आपका आंसर इनमें से है क्या? चलिए देखो, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग दिया है 41 नंबर में, और 41 की बात करते हैं तो आप इसको क्या करिए, यहाँ से इस सा को निकाल कर विसर्ग लगा दीजिए, और विसर्ग निकालेंगे तो निह, और आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है मतलब बिना होता है ना। निस्सहाय मतलब हो गया बिना सहारा के, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में अति धनाचार होता है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कृत्य प्रत्यय लगता है। चलिए, कृत्य प्रत्यय होता है, हमने आपको रटाया है, एक भी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए, तब तो हमारी मेहनत करने का आपको फल मिलेगा, है ना, और हमको भी फल मिलेगा जब आप इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही देंगे। ऐसा क्वेश्चन जो आपसे हमेशा गलती हो या एग्जाम में हमेशा पूछा जाए, उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमने कहा कृत्य प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के अंत में लगता है, और यहाँ पर याद रखिएगा जो कि आपके संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के अंत लगता है उसे तद्धित कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपके तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, याद रखिए इसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है ना। जैसे मान लीजिए चलना हो गया, है ना, चलना, वैसे चलना जो ना शब्द होता है तो आपका नहीं लगेगा चल धातु के साथ। बाकी अगर क्रिया कोई भी आपकी क्रिया होती, जैसे खाना है तो भी क्या है, क्रिया है, तो आप कहेंगे कृदंत हो गया। लेकिन अगर कोई संज्ञा है, सर्वनाम है या कोई विशेषण है तो आपका तद्धित होता है। अगला दिया गया है लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन लिखावट वाला, ये पुलिस में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आप कहेंगे सर लिखावट, आवट जो दिया है ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है, कह रहा है सरयूर, सरयूर में कौन दिया गया संधि? वैसे होता है सरयूर में, हमारी तरफ से सही कर लीजिए, सरयूर में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? आजकल के बच्चे कुछ समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उनको अगर हम समझाने लगें तो उनको बोरियत महसूस होती है, उनको लगता है क्या यार, है ना, जल्दी जल्दी भगते रहो, जल्दी जल्दी भगते रहो। देखो दिया है सरयूर में जो संधि है 45 में, तो आप कहेंगे सरयूर में की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे एक शब्द निकलेगा सरयू। क्या निकलेगा? सरयू निकलेगा। और इसके बाद क्या निकलेगा? ऊर में निकलेगा, ऊर में निकलेगा। तो आप कहेंगे सर ऊर में अगर है, यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर जो आपका है ऊर में, इसको हटा देते हैं, तो आप कहेंगे सरयूर में, है ना, तो यहाँ पर जो ऊर में बनेगा कुल मिला के इस प्रकार से ऊर में लिखा जाएगा, ऐसे सर ऊर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है और यहाँ भी वो आ रहा है, इसका मतलब बड़ा ऊ दिया है, बड़ा ऊ दिया है, तो आपका आंसर नंबर दीर्घ स्वर संधि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को आपको पहचानना है। यहाँ पर जो स्वर संधि है वो आपकी है कौन? देखिए, पुस्तक धनालय, पुस्तकालय, तो आप कहेंगे सर यही आंसर आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आधा अक्षर ये है, आधा अक्षर ये है और आधा अक्षर ये है। जब आधा अक्षर कहीं आपको मिल जाए तो आपको देखना नहीं है, सीधा सीधा आपको बताना है कि आधा अक्षर मिले तो व्यंजन संधि होती है। बाकी अगर कोई मात्रा मिलती है, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, वो आपकी किस में होती है? स्वर संधि में होती है। बाकी विसर्ग संधि के बारे में तो आप लोगों से ज़्यादा कोई समझदार होगा ही नहीं, आप लोग देख कर आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अब अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होता है ये बताइएगा। अव्ययी भाव समास, आप कहेंगे सर ऐसा उदाहरण बताइए, हमने पढ़ा है अव्ययी भाव में, जिसमें उपसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है? उपसर्ग लगा होता है। जिसमें भी उपसर्ग लग जाए वो आपका होता है अव्ययी भाव। लेकिन इसका दूसरा रूल और भी होता है। अब आप देख रहे हैं आप लोगों से गलतियां हो रही हैं, इसलिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो चाहते तो हवा में भग जाते।
हमने कहा उपसर्ग होता है वही होता है, अव्ययी भाव होता है, लेकिन इसका दूसरा रूल भी तो होता है। दूसरा रूल कहता है जो शब्द दुरुक्ति वाले हों, क्या, जो शब्द दुरुक्ति वाले हों, जैसे धीरे धीरे हो गया, धड़ाधड़ हो गया, है ना, भड़ा भड़ हो गया, पल पल हो गया, है ना, तो आप कहेंगे दुरुक्ति हो रही है कौन, यहाँ पर ए नंबर में, तो ये हो गया आंसर ए नंबर पल पल। अगर आप धर्माधर्म लगाएंगे तो धर्माधर्म को तोड़ेंगे तो निकलेगा धर्म और अधर्म, क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा धर्म और अधर्म निकलेगा, इसको तोड़ा जाएगा तो धर्म और अधर्म आ गया है, धर्म आ गया, अर्थात ये तो द्वंद्व समास है, क्या है, ये तो आपका द्वंद्व समास है, तो ये होगा नहीं। अंत और अनंत ये भी द्वंद्व समास है, अन्य और जल ये भी द्वंद्व समास है, तो ये जो तीनों ही थे वो आपके द्वंद्व समास के थे। तो याद रखिएगा कि जब अव्ययी भाव समास होता है तो अव्ययी भाव समास में एक तो होता है उपसर्ग वाला रूल होता है जिसमें उपसर्ग लगा होता है ना, और याद रखिए पल पल जैसे दिया है, पल पल, दिनों दिन, रातों रात, धड़ाधड़, भड़ा भड़, अर्थात जब दुरुक्ति वाला वर्ण आए वो भी आपका होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सरासर में समास कौन सा है। अब गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बताया है कि भैया जब भी कभी हमारे मॉडल पेपर आप देखेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन जब आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन हम आपको जरूर रखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है सरासर, अब हमको लग रहा है कि इतना हमने आपको बता दिया है, अब आपसे गलती नहीं होगी। किसी से गलती होगी क्या? है कोई जो अभी भी गलती कर सकता है? कोई भी नहीं गलती करेगा, गलती कर सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, अव्ययी भाव समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य नहीं है आपसे पूछा गया है। लड़का दौड़ता है, सही है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, सही है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सही है। इस मेले का उद्देश्य है कि, अब देखो यहाँ पर दो सेंटेंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य इससे कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, अर्थात की लगा है, तो ये तो आपका मिश्र वाक्य है। कैसा है? ये मिश्र वाक्य है। जब की से जुड़ा शब्द है तो कहीं ना कहीं पहला सेंटेंस दूसरे से आपका मैच करेगा, तभी सेंटेंस को पूरा कर पाएगा। तो ये आपका मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर दिया है कि सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, इस वाक्य में से सरल वाक्य क्या होगा? सूरज पढ़ा लिखा और, अर्थात ये संयुक्त वाक्य हो गया, और जब लगा हो तो ये संयुक्त वाक्य होता है। अब आपको बताना है कि भैया सरल वाक्य है क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, तो आप कहेंगे सर 50 नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो भैया सूरज ने पढ़ा इसलिए तो गलत हो गया, सूरज ने पढ़ाई की तब, ये भी आप नहीं होगा। सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, कौन सा ज़्यादा सही है? इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आप बताइएगा सी नंबर सही करें या डी नंबर सही करें, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में? ये समझिए जिसको बोलने में अच्छा लगे, है ना, सुनने में भी अच्छा लगे। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना या सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना? आपके गांव में जब चर्चाएं होती हैं तो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो बोलता है ना कि भैया पढ़ लिख कर तुम तो अधिकारी बन गए, पढ़ लिख कर तो आप ये हो गए, तो आप कहेंगे सर ये ज़्यादा बेस्ट आंसर है, पढ़ लिख कर अधिकारी बन गए। ये तो गंवारों वाला है कि पढ़ा लिखा है तभी तो अधिकारी बना है ना, लेकिन पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ये बेस्ट आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये पॉइंट आपका हो गया है। और आज हम लोग हिंदी साहित्य को ऐड नहीं करते हैं क्योंकि आज के इस क्वेश्चन में दमदार आपके क्वेश्चन रहे हैं, जिनको समझाने का प्रयास भी किया और आप लोगों ने समझने का प्रयास भी किया। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।